नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम आयनिक विलयनों की चालकता के मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। आयनिक विलयनों की चालकता प्रतिरोध ज्ञात करके हम ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिरोध को फिर चालकत्व व चालकता में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो इसके लिए हम चालकता के मापन के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा ज्ञात करेंगे और जो हमें प्रतिरोध प्राप्त हुआ है उसको हम फिर चालकत्व और चालकता में परिवर्तित कर लेंगे। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, आप इस लेक्चर को यहीं छोड़ते हुए आप पहला लेक्चर देखें, इससे जस्ट पिछला लेक्चर देखें फिर यहां तक पहुंचे। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो यह लेक्चर आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसमें मेंशन कर लेते हैं आयनिक विलयनों की चालकता प्रतिरोध ज्ञात कर या चालकता का मापन, ये मेंशन कर लेते हैं। चालकता का मापन प्रतिरोध ज्ञात कर किया जाता है। प्रतिरोध का मापन किससे करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज से। प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा किया जाता है। जो प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ है, प्रतिरोध को हमें फॉर्मूले पता है, तो हम प्रतिरोध को चालकत्व व विशिष्ट चालकत्व, जिसको हम किस नाम से पढ़ रहे हैं? चालकता में परिवर्तित कर लिया जाता है। परिवर्तित कर लिया जाता है। ये तो एक सामान्य बात हुई कि हम किस किस प्रोसेस से गुजरेंगे। पहले प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, फिर प्रतिरोध को चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व, जिसे चालकता कहते हैं, में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब देखो, प्रतिरोध मापन में दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि हम दिष्ट धारा का उपयोग करें तो विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण विलयन का संगठन बदल जाता है। सेकंड समस्या यह है कि हम सामान्य धात्विक या ठोस चालक की तरह आयनिक विलयनों को सीधे तार से नहीं जोड़ सकते हैं। तो इन दो समस्याओं के समाधान के लिए नंबर एक, हम दिष्ट धारा की जगह प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट का यूज करते हैं और संसूचक के रूप में हम गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हेडफोन का उपयोग करते हैं। संसूचक में हमें क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर हमें धारा की बताएगा दिशा कहाँ है और हेडफोन हमें बताएगा
कि आवाज कब न्यूनतम सुनाई देती है। सेकंड, हम विशेष प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं जिसे चालकता सेल कहते हैं। इन चालकता सेल में हम आयनिक विलयन को ले लेते हैं और इन चालकता सेलों को हम फिर सेतु से जोड़ देते हैं। देखो मैं इसको मेंशन कर देता हूं। प्रतिरोध मापन में साथ साथ चले, ना आगे जाए ना पीछे जाए, पीछे रहेंगे तो पीछे रह जाओगे। प्रतिरोध मापन में नंबर 1 हम किसका उपयोग करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का, एसी अल्टरनेट करंट का उपयोग करते हैं, क्योंकि दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट डीसी का उपयोग करने पर, यदि हम दिष्ट धारा का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? विलयन का संगठन परिवर्तित, क्योंकि हम डीसी का यूज करेंगे तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो जाता है। और हम संसूचक के रूप में गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हेडफोन का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो पहली समस्या जो थी कि दिष्ट धारा का उपयोग करने पर संगठन चेंज हो जाएगा, उसको हमने सोल्व कर दिया कि हम डीसी का यूज नहीं करेंगे, हम एसी का करेंगे और संसूचक के रूप में हम हेडफोन को यूज करेंगे। नंबर 2 जो समस्या है वो है विलयनों को या विलयन को विशेष प्रकार के सेल, जिसका नाम क्या है? चालकता सेल, में लिया जाता है। इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि विलयनों को या विलयन को धात्विक चालक की तरह, जैसे जो सॉलिड होते हैं, सेतु से नहीं जोड़ सकते हैं। सपोज करो मेरे पास एक बीकर में सॉल्यूशन है और कहा जाए कि इसको तार से जोड़ो, तो कैसे तार से जोड़ोगे? सीधे तार अंदर डालोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं?
चालकता सेल। चालकता सेल क्या है? चालकता सेल में दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम ब्लैक का लेपन होता है। प्लेटिनम ब्लैक क्या है? प्लेटिनम ब्लैक सूक्ष्म विभाजित छोटे छोटे प्लेटिनम के कण होते हैं जिनको विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इलेक्ट्रोडों पर लेपित किया जाता है, निक्षेपित किया जाता है। तो हम यहां पर बात करते हैं ये चालकता सेल क्या होते हैं। तो चालकता सेल में क्या होता है? इसमें दो धातु के या यूं कर लेते हैं, इसमें दो धातुओं को समझिएगा, दो धातु हैं, धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम ब्लैक का लेपन किया जाता है। अब ये प्लेटिनम ब्लैक क्या है? प्लेटिनम ब्लैक सूक्ष्म विभाजित विभाजित प्लेटिनम कण होते हैं जिन्हें विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या धातु के अपचयन द्वारा इलेक्ट्रोडों पर लेपन किया जाता है। ये मान लो एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम ब्लैक का विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लेपन किया हो जाता है। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसके ऊपर जब लेपन करते हैं तो इलेक्ट्रोड कैसे हो जाएंगे? प्लेटिनिकृत इलेक्ट्रोड। तो ये चालकता सेल दिखने में कैसा होता है? देखो, दो प्रकार के सेल में यहां बना देता हूं, दोनों चालकता सेल है। डायग्राम बना लेते हैं। यहां संयोजक तार है, एक तो ऐसा दिखने में होता है और एक कुछ ऐसा होता है। यहां पर वायर है, और ये इसका पत्र। जिस भी विलयन की चालकता मापन करना होता है, क्योंकि हम चालकता का मापन प्रतिरोध ज्ञात करके करते हैं,
तो जिस भी आयनिक विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको इस चालकता सेल में लिया जाता है। यहां ले लेते हैं या यहां ले लेते हैं। अब यहां पर यह है क्या, ये दोनों जो हैं ये और ये हैं प्लेटिनिक अर्थ, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, और ये हैं कनेक्टिंग वायर संयोजक तार, जिसकी सहायता से हम इसको जोड़ते हैं। सेम सिस्टम यहां है, ये प्लेटिनिक अर्थ इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनिक अर्थ प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, और ये कनेक्टिंग वायर है जिसकी सहायता से हम इसे जोड़ देते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रोड जो है इनके बीच की दूरी, ये जो लेंथ है ये मान लो L है और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो प्रतिरोध क्या होगा R। प्रतिरोध हम चालकता सेल की सहायता से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे ये अभी हम जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रायोगिक मापन, उसमें मैं बताऊंगा। तो देखो, यदि इलेक्ट्रोडों कर लेते हैं के बीच की दूरी L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इस कंडीशन में प्रतिरोध जो R है ये किसके बराबर होगा, तो हमें पता है R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, प्रतिरोध यही होता है। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकत्व G इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R। अब हमें क्या चाहिए, ये तो G क्या है चालकत्व, हमें चाहिए चालकता। तो चालकता केपा क्या होती है, केपा होती है इस रो का व्युत्क्रम, ये होती है L अपॉन A गुणा R। अब इस फॉर्मूले से केपा क्या हो गया, केपा इक्वल टू L अपॉन A गुणा G, क्योंकि ये 1 अपॉन R है और 1 अपॉन R क्या है चालकत्व। हमें चालकता ज्ञात करने के लिए ये निकालना पड़ेगा L अपॉन A। L अपॉन A को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। तो ये L अपॉन A है, ये क्या है सेल स्थिरांक, और सेल स्थिरांक को हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें प्रतिरोध तो चालकता सेल की सहायता से ज्ञात हो गया R, प्रतिरोध का हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमें मिल जाएगी चालकत्व, और चालकता के लिए फॉर्मूला हो गया L अपॉन A गुणा G। G चालकत्व हमें पता है, हमें निकालना है L अपॉन A। सेल स्थिरांक का मान अगर हमें प्राप्त हो जाए तो अपने क्या मिल जाएगा चालकता या विशिष्ट चालकत्व। तो मैं यहां पर सेल स्थिरांक की पहले परिभाषा लिखता हूं, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाएगा सेल स्थिरांक कहलाता है। अब यदि हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी निकालें और जो इलेक्ट्रोड है उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालें, तो
ये दोनों ज्ञात करना थोड़ा सा असंभव तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम असंभव है, लेकिन एक तो जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें असुविधा महसूस होगी। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज्ञात करना एक तो असुविधाजनक है, और जो हम ज्ञात करेंगे उसकी विश्वसनीयता में भी कोई भरोसा नहीं है। तो एल अपॉन ए ज्ञात करना असुविधाजनक व अविश्वसनीय होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा बोर्ड इरेज करते हैं फिर आते हैं टॉपिक पे। अब देखो एल व ए ज्ञात करना असुविधाजनक, थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि कैसे ज्ञात करें, और ज्ञात भी कर लेंगे तो सही है नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, अविश्वसनीय होता है। करेक्ट वैल्यू है या नहीं है कैसे पता चलेगा। इसीलिए यदि हम सेल स्थिरांक ज्ञात करना चाहें तो देखो अपने फॉर्मूला है केपा इक्वल टू एल अपॉन ए गुणा जी। अब सेल स्थिरांक हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार से, तो केपा इक्वल टू एल अपॉन ए सेल स्थिरांक हो गया जी स्टार गुणा है जी। हमें जी स्टार चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जी स्टार इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा जी को ये कर लेता हूं ताकि अपने बेटर रहेगा, 1/r गुणा 1/r। तो जी स्टार चाहिए तो आर केपा के गुणा में चला जाएगा, केपा इंटू आर। देखो ये हमें सेल स्थिरांक की वैल्यू दे देगा। यदि हमें के और आर की वैल्यू पता है तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हम ऐसा विलयन लेते हैं जिसकी चालकता हमें ज्ञात है, उस चालकता वाले विलयन को चालकता सेल में लेकर उसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। के हमें पहले से पता है, ऐसा विलयन जिसकी चालकता हमें पहले से पता है उस विलयन को चालकता सेल में लेकर उसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उससे हमें क्या मिल जाएगा, सेल स्थिरांक। तो देखो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए ज्ञात चालकता वाले विलयन को चालकता सेल में लेकर उसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब यदि हमें प्रतिरोध पता हो गया तो हम केपा और आर को गुणा करके सेल स्थिरांक निकाल लेंगे, ये चीज इजी है। अब यहां पर एक छोटा टर्म आता है, वो है तुल्यांक की चालकता। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा इनफाइनाइट, या सॉरी तुल्यांक की चालकता की जगह ये तुल्यांक की चालकता अपने है नहीं, मोलर चालकता ले लेते हैं। तुल्यांक की चालकता आरबीएससी वाली बुक में है लेमडा एम, अपने मोलर चालकता ही है एनसीईआरटी में, तो हम मोलर चालकता की बात करेंगे। तो देखो मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या होती है, मोलर से सीधा सा अर्थ निकलता है मोल। यदि हम एक मोल वैद्युत अपघट्य लेकर उसको विलयन में घोलें तो प्राप्त होने वाले आयनों की चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। तो यहां पर एक मोल वैद्युत अपघट्य को
विलयन में गोलने पर प्राप्त आयनों की चालकता। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता कहलाती है। ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब सपोज करो एक मोल विद्युत अपघट्य को हमने V मिलीलीटर आयतन में घोला है, विलयन में घोला है। माना कि एक मोल विद्युत अपघट्य, इसको मैं वे ए डॉट कर देता हूं, VmL, V मिलीलीटर आयतन में डिजोल्व है, घुला है। जो एक मोल विद्युत अपघट्य है उसको हमने V मिलीलीटर आयतन में घोला है, तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी? मोलर चालकता लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगी विलयन की चालकता ये विलयन हमने कितना लिया है 1 ml विलयन की चालकता इंटू आयतन V। 1 मिलीलीटर विलयन की चालकता केपा कहलाएगी, तो लैम्डा m इक्वल टू चालकता हो जाएगी केपा इंटू विलयन का आयतन V। यदि हम मोलरता को या विलयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लें तो लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा केपा इंटू 1000 अपॉन m। ये हो गया अपना मोलर चालकता का फॉर्मूला। यदि हम मोलर चालकता की यूनिट निकालना चाहें तो देखो लैम्डा m इक्वल टू, देखो केपा इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। ये तो नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ये है मोलरता, मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर, लीटर होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब मोल प्रति लीटर का मतलब है, देखो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये ऊपर जाएंगे, प्रति लीटर है ना, मोल बटा लीटर, तो बटा का बटा ऊपर गया। अब ये सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या ओम इनवर्स, मोल ऊपर आएगा तो मोल भी इनवर्स और यहां सेंटीमीटर क्यूब। एसआई में लें तो ओम इनवर्स सीमेंस, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा मीटर। ये एसआई में, और ये नॉर्मल मोलर चालकता का मात्रक है। ओम इनवर्स, मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स को एसआई में सीमेंस बोलते हैं, सीमेंस मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये है मोलर चालकता की यूनिट। एसआई में मोलर चालकता का जो फॉर्मूला है वो लिया जाता है लैम्डा m इक्वल टू केपा अपॉन सी, सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बात हमने की मोलर चालकता की। अब आते हैं हम अपने आज की इस वीडियो के सेकंड टॉपिक पर। अभी तक हमने ये देखा कि हम चालकता, चालकत्व, प्रतिरोध की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि चालकत्व और चालकता का हम प्रायोगिक मापन कैसे करेंगे। तो टॉपिक है, मेंशन कर देता हूं, चालकत्व, चालकता व मोलर चालकता का प्रैक्टिकली मेजरमेंट, प्रायोगिक मापन। प्रैक्टिकल में हम इसको ओरिजिनली कैसे मेजर करेंगे उसकी बात करते हैं। ये जो है नीचे वाला, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह अपने को मिल जाएगी और एक्स्ट्रा। अब देखो चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता के प्रायोगिक मापन में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं। हमें पता है
चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है और प्रतिरोध का मापन हम व्हीट स्टोन ब्रिज से करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में हम डीसी के स्थान पर एसी का उपयोग करते हैं, संसूचक के रूप में हेडफोन का यूज करते हैं और आयनिक विलयन को चालकता सेल में लिया जाता है। इस प्रकार जो हमें उपकरण प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं चालकता मापी, चालकता ब्रिज। तो देखो इसको मैं लिख देता हूं, हालांकि लिखना नीड नहीं है, फिर भी लिख देता हूं, चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का मापन व्हीट स्टोन ब्रिज द्वारा किया जाता है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में, व्हीट स्टोन ब्रिज में डीसी के स्थान पर एसी अल्टरनेट करंट प्रतिवर्ती धारा का उपयोग किया जाता है तथा संसूचक के रूप में, ये सारी चीजें मैंने आपको भी पढ़ाई हैं इसीलिए मैं लिख रहा हूं, संसूचक के रूप में हेडफोन, जैसे हम मोबाइल में कानों में डाल के सुनते हैं वैसे ही प्रैक्टिकल में भी हेडफोन आते हैं, वो थोड़ा अलग है, उनको हम मोबाइल में यूज नहीं कर सकते हैं, हेडफोन का प्रयोग करते हैं। आयनिक विलयन को किसमें लेंगे? आयनिक विलयन को चालकता सेल में लिया जाता है। इस प्रकार जो हमें उपकरण मिलेगा, प्राप्त उपकरण चालकता मापी, अलग नाम से लिख देता हूं, अलग मार्कर से लिखूंगा तो आपके लिए थोड़ा सा दिखने में इजी रहेगा। चालकता मापी, इसको चालकता मापी भी बोलते हैं, चालकता ब्रिज भी बोलते हैं, चालकता मापी कहलाता है। ये होगी अपने बात। अब अपने एनसीईआरटी बुक में व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम है तो मैं वो बना रहा हूं, फिर समझने के लिए मैं कुछ और चीज का यूज करूंगा आपको समझाने के लिए कि इजी से समझ में आए, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। यहां हम संसूचक के रूप में, जैसे मान लो मैं यहाँ गैल्वेनोमीटर ले रहा हूँ लेकिन हेडफोन का यूज सामान्यतः हम करते हैं। यहाँ पर अपने एसी का स्रोत है जिससे हमने इसको जोड़ दिया, R1 R2 R3 R4। यहाँ पर हम चालकता सेल को जोड़ते हैं। ये R1 जो है ये परिवर्तनीय भुजा है
R2 पर हम चालकता सेल को लेते हैं, संसूचक के रूप में गैल्वेनोमीटर है और हमने डीसी की जगह किसका उपयोग किया है, एसी का। अब ये ओरिजिनली चालकता मापी कैसा होता है, इस चालकता मापी का मैं डायग्राम आपके लिए यहां बना रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। चाहे तो आप भी साथ साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का तार होता है, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है यहां पर बी और ये पॉइंट है अपना सी। यहां पर ए और बी के बीच में, यहां पर ए और बी के बीच में क्या जुड़ा होता है, मानक प्रतिरोध। मैं इसको मानक प्रतिरोध को लिख देता हूं आर, आर फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। बी और सी के मध्य, ये पॉइंट थोड़ा सा मैं यहां कर देता हूं, यहां पर बी और सी के मध्य जिस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है उस विलयन को लिया जाता है, और इस विलयन को हम किस में लेंगे, चालकता सेल में। तो हम इसको चालकता सेल से जोड़ देते हैं, ये चालकता सेल। जिस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हमने बी और सी के मध्य जोड़ दिया, और उस विलयन को हमने, देखो बी और सी के मध्य जोड़ा है, लेकिन किससे जोड़ा है, चालकता सेल से। जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हमने चालकता सेल में ले लिया है। तो चालकता सेल में हमने क्या लिया है, वह है विलयन जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। अब हेडफोन सर्पिल कुंजी की सहायता से, ये पॉइंट बी है, सर्पिल कुंजी की सहायता से यहां जुड़ा होता है। ये अपना हो गया हेडफोन, और यहां हम ले रहे हैं काम में जॉकी, ये अपना क्या है, तो यहां पर हेडफोन, और यहां हम इसको जोड़ देंगे एसी सोर्स से, माइनस प्लस एसी स्रोत। तो देखो ये अपने चालकता मापी का डायग्राम है। चालकता मापी में हम ए और बी के मध्य मानक प्रतिरोध, बी और सी के मध्य जिस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको चालकता सेल से जोड़ देते हैं। फिर हेडफोन, ये और ये हेडफोन है, तीनों पॉइंट वाला हेडफोन एक सर्पिल कुंजी की सहायता से बी और इस पॉइंट के बीच में जुड़ा होता है। ये पॉइंट मान लो मैं इसको मेंशन कर देता हूं डी। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो सर्पिल कुंज, ये जो जॉकी है, इस जॉकी को इस तार पर घुमाएंगे। हेडफोन अपने कानों में डाले हुए हैं और जॉकी को इस तार पर घुमाएंगे। ऐसा मार्कर जैसा आता है, आगे उसके क्या है, मेटल का तिकोना भाग होता है, तार की सहायता से जुड़ा हुआ। ये हम क्या करेंगे, कानों में हेडफोन है, इसको इस तार पर ऐसे घुमाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हेडफोन में न्यूनतम आवाज सुनाई देती है। जब हेडफोन में न्यूनतम आवाज सुनाई देती है तो उसको हम चालकता मापी की संतुलन की अवस्था कहते हैं। मान लो जहां न्यूनतम आवाज सुनाई दे रही है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी। डी पर हमें न्यूनतम आवाज सुनाई देती है। तो क्या करेंगे, देखो इरेज करते हैं इसको। अब इस चीज को मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम ए और बी के मध्य मानक प्रतिरोध, बी और सी को, ए और बी के मध्य मानक प्रतिरोध और बी और सी के मध्य चालकता सेल को जोड़ते हैं। चालकता सेल में आयनिक विलयन जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको भरा जाता है। हेडफोन सर्पिल कुंजी की सहायता से बी और डी के मध्य जुड़ा होता है, और हमने प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का तार है ये पूरा एसी, और इसको हमने प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ दिया है। फिर हम सर्पिल कुंजी से जो आगे जॉकी जुड़ी हुई है, जॉकी को इस प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के तार पर घुमाएंगे। कानों में हेडफोन है, जब हेडफोन में सबसे कम आवाज सुनाई देगी, हमें ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है, धीरे धीरे ऐसा नहीं ऐसे घुमाएंगे, धीरे धीरे इसको जॉकी को घुमा रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा 2-3 बार घुमाने के बाद
जहां सबसे कम आवाज सुनाई देती है, और उसी पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। यहां स्केल लगी होती है लगभग 2 मीटर की। तो देखो, जब न्यूनतम आवाज सुनाई देगी तो वो होगी संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में हेडफोन में न्यूनतम आवाज, यहां पर डायग्राम में हमने उसको माना है बिंदु डी। सुनाई देती है। अब क्या होगा, ये जो दूरी ए से लेके डी है ये प्रतिरोध आर के समानुपाती होगी, और ये डी और सी के मध्य दूरी है ये अज्ञात प्रतिरोध एक्स के समानुपाती होगी। तो दूरी ए से लेके डी जो है ये समानुपाती होगी मानक प्रतिरोध आर के, और दूसरा जो है दूरी डी से लेके सी ये समानुपाती होगी अज्ञात प्रतिरोध एक्स के। समानुपाती का निशान हटाएंगे और इनको जब हम कंपैरिजन करेंगे तो अपने आ जाएगा AD बटा DC इक्वल टू R अपॉन X। हमें X चाहिए तो DC चला जाएगा इसके गुणा में, तो X इक्वल टू हो जाएगा मानक प्रतिरोध इंटू दूरी DC अपॉन दूरी AD। यह मानक प्रतिरोध हमें पहले से पता है, और ये दूरियां हमने संतुलन की अवस्था से ज्ञात कर ली हैं। यहां पर X क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, यानी जिस विलयन का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है वो प्रतिरोध क्या है, X। अब हमें प्रतिरोध प्राप्त हो गया है तो आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे चालकत्व। चालकत्व G इक्वल टू क्या होगा, G इक्वल टू 1 अपॉन X। चालकत्व ज्ञात हो गया। अब विशिष्ट चालकत्व, चालकता भी ज्ञात कर लेंगे। केपा, ये क्या होगी, केपा इक्वल टू चालकत्व को किससे गुणा कर दो, सेल स्थिरांक से, क्योंकि हमें पता है केपा इक्वल टू होता है L अपॉन A गुणा R। तो इसको 1 अपॉन R कर दो। 1 अपॉन R क्या है, चालकत्व यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, और L अपॉन A ये हमने क्या लिया है, सेल स्थिरांक। अब अगर हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है, लेमडा m, तो ये हो जाएगी लेमडा m इक्वल टू चालकता इंटू 1000 अपॉन C। ये हमने ज्ञात कर लिया है, और C क्या है, जो विलयन हमने लिया है चालकता सेल में उसकी सांद्रता। तो इस प्रकार यदि हम चालकता मापी या व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अज्ञात जो आयनिक विलयन है उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लें, तो प्रतिरोध से हम फिर चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये पूरा टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप जहां से आपको समझ में नहीं आया है वहां से आप इस वीडियो को रिपीट करें। अगर आप साथ साथ देखकर समझ रहे थे तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, वापस देखने की नीड भी नहीं होगी। तो यहाँ पर अपने चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता का प्रायोगिक मापन यानी इन शॉर्ट आयनिक विलयनों की चालकता का मापन वाला टॉपिक समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।